नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में बात आज केंद्र और प्रदेश सरकार के लाख दावों की। आपको बता दें, ये दावे अब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। लाख दावों के बाद भी गर्मी के मौसम में पानी की समस्या यहां आम बात सी हो गई है। जब हर घर नल योजना के तहत लोगों को सुविधाजनक तरीके से पानी मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हैं, तब बांदा के बड़ोखर ब्लॉक के अंतर्गत अछरौड़ गांव में ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और यहां दूषित पानी पीने से काफी संख्या में ग्रामीण बीमार भी हो गए। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण की जान पर बनाई है। और हैरानी की बात यह है कि शिकायत पर भी जिला प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। गांव में लगातार ग्रामीण बीमार हो रहे हैं, बावजूद इसके इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। पानी के कानपुर में जो है तो इलाज खत्म। कुछ अधिकारियों से किसी इस विषय को शिकायत की? अधिकारियों से जो है तो ये मंत्री जी हैं जल विभाग के, मंत्री जी से भी कई बार गए। डीएम साहब था, क्या आश्वासन दिया? बदल लेते हैं, बस को जांच में हो जाएगा, बस जो है तो फेंक देते हैं, न जाने फाड़ के फेंक देते। जी, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि देखिए मेरे साथ है गांव के लोग, काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं इस तालाब का पानी भी दिखा दूं कि किस तरह से ये दूषित पानी है और किस तरह से ये दूषित पानी लोग यहाँ गांव के लोग इस पानी में नहाते हैं। और देखिए ये दूषित पानी किस तरह से बह रहा है। बहने के बाद यहाँ का जो पानी पाइपलाइन का है, जो लोग पीते हैं, पीने के बाद बीमारियों को दावत देते हैं। आइए मैं चलता हूँ गांव की तरफ अंदर। मैं तमाम लोगों से बात करूंगा और बात करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के लोग दूषित पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद यहाँ के लोग बीमार होते हैं। और यहाँ से सीधे काफ़ी लोगों ने जाकर डीएम जिलाधिकारी से शिकायत भी की। शिकायत के बाद उनको आश्वासन दिया गया कि आखिर आश्वासन देने के बाद कि पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। तो आइए तमाम देखिए गांव के लोग हैं। मैं गांव के अंदर जा रहा हूं। गांव के अंदर जाने के बाद मैं देखता हूं क्या तमाम लोग बैठे हैं कि आखिरकार क्या आता है और किस तरह की पानी यहाँ लोगों को पता चल। पूछता हूँ, क्या नाम? मेरा नाम कौन सा ब्लॉक का आता है? ये बड़ोखर। अच्छा, यहाँ तरह का पानी आ रहा है पीने से? पानी सब जो उसमें जाला होता है फुट जैसा, इससे अन्य बीमारी आ रहा है। यहाँ पे पानी की किसी प्रकार की व्यवस्था वगैरह, हैंडपंप वगैरह? और कोई नहीं सर, यहाँ जितने हैंडपंप लगे सब खारे निकल, यही व्यवस्था तो ये इस तरह की है। मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं सर। चलिए और देखते हैं और आगे कुछ लोगों से मिलते हैं। देखिए ये महिला बैठी है, वृद्ध है, और मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार किस तरह का पानी आता है। क्या नाम माता जी आपका? भगवनिया नाम। अच्छा, तो यहाँ किस तरह का पानी आता है? पानी जैसे तुम घर के धर जान घड़ा में नीचे का जैसे मुच्चा ऊपर जड़ छा जाए। अच्छा, तो यहाँ ये पानी पीने से लोग बीमार भी होते हैं? भगवान जाने पानी से बचाए, बीमारी जाकर सब बूढ़ी तो पानी कहाँ से लाती हैं? काफी दूर से? हमारे काबू नहीं आया, यही का पीठ इसी को पीती? हाँ, जैसे बीमार भी होती होंगी। कुल बड़ाई सब को बीमार। देखिए और दिखा दूं कि वृद्ध तो जनहित में बात आज जल की, और कहा जाता है जल ही जीवन है, और जब जल दूषित होगा तो जीवन कैसा होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दर्शकों की राय इस मसले को लेकर बेहद अहम, और इसी बात को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मीडिया प्रभारी हैं मोहित पांडे जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ कीजिएगा, आपसे कुछ देर बाद मोहित पांडे जी जुड़ेंगे, बीजेपी मीडिया प्रभारी, और अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पंकज त्रिपाठी संवाददाता हमारे बांदा से जुड़ेंगे, और विवेक पांडे जी सपा प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले बांदा का रुख कर लेते हैं, पंकज त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश की है। पंकज, आपके पास आएंगे। दूषित जल पीने को मजबूर हैं यहाँ के लोग।
क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहीं, जो ये समस्या है इसको लेकर क्या प्रशासनिक स्तर पर अवगत कराया गया, शिकायत की गई और उसके बाद भी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मामला जान लेते हैं। मामला कहाँ का है। मामला बड़ोखर ब्लॉक के अंतर्गत अछरौल गांव का पूरा मामला है, जहां नदी के किनारे बसा हुआ गांव, मतलब नदी के किनारे से आप 500 मीटर समझिए कि वो गांव बसा है। अगर नदी किनारे जल स्तर इतना कम हो रहा है और नदी किनारे वहां गांव के लोगों को पानी पीने की समस्या है, पानी दूषित आ रहा है, तो सबसे अहम मुद्दा है खनन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई अधिकारी उस गांव की तरफ अभी तक देखा नहीं, कि शिकायत करने के बाद भी ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि इस योगी सरकार को धूमिल करने में पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। जी पंकज, यहाँ पर देखा जाए लगातार आपने लोगों से बात की, जो यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे आपने बात की। अभी गर्मी देखा जाए तो और चरम पर होने वाली है और अभी ये देखा जा रहा है इतनी किल्लत पानी की देखी जा रही है और जो दूषित जल है वो पीने को यहाँ के लोग मजबूर हैं, न जाने कितनी बीमारियों का शिकार होंगे। तो क्या कुछ स्थिति रहने वाली है और इसको लेकर क्या गंभीरता नजर आ रही है? देखिए, आपको एक और बात बता दें कि बुंदेलखंड के बांदा जनपद में, या तो यूं कहिए कि पूरे बुंदेलखंड में हर समय गर्मी यही मई जून जुलाई की समस्या, पानी की बड़ी किल्लत होती है, जहां पर ग्रामीणों को बहुत बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। आप अब देख लीजिए, अभी मैं हाल की ही बात बता दूं, आज का ही एक मामला है सामने, अभी आया, मैं वहां तक पहुंचा नहीं, चटगन गांव का मामला, वो भी नदी किनारे गांव बसा हुआ है, वहां भी इसी तरह की समस्या पानी के पीने को लेकर है। और सबसे बड़ी बात कि बांदा को एक मंत्री दिया गया है, जल शक्ति मंत्री रामकृष्ण निषाद जी, भी ग्रामीणों ने शिकायत की, शिकायत के बाद उन्होंने कह दिया कि ठीक है देखते हैं। तो इसके बाद भी मतलब जल शक्ति मंत्री होते हुए भी जल की समस्या को नहीं दूर कर पा रहे। सबसे मेन मुद्दा ये है। जी चलिए, आपके पास वापस लौटेंगे और बुंदेलखंड का जब भी जिक्र होता है तो बहुत सारी तस्वीरें जहन में आ जाती हैं, क्योंकि बुंदेलखंड ऐसा है जहां पर पानी की किल्लत तो होती ही है और यहां पर लोग अपने बेटे या बेटी का ब्याह करने के लिए नहीं जाते हैं, विवाह भी नहीं हो पाता, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस गांव में पानी की किल्लत देखने को मिलती है। हालांकि बात बांदा की जा रही है। बांदा की जो तस्वीर सामने आई है, वाकई दूषित जल पीने की वजह से न जाने कितने लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और बावजूद इसके इस ओर कोई गंभीरता बढ़ती नहीं जा रही है। और बड़े बड़े दावे, चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, बड़े बड़े दावे निकलकर सामने आते हैं। अनिल शर्मा जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो अब ये दावे और वादे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं, खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और तस्वीरें देखकर अंदाजा भी लगा पाएंगे कि जो योजना सरकार ने इसलिए लॉन्च की कि हर घर नल, हर घर जल, लेकिन स्थिति क्या है और क्यों है? स्वामी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल जनता को लोक लुभावने वादे के अलावा कुछ नहीं दिया। ये किसी से छिपा नहीं है, वादे सारे खोखले, ये भी किसी से छिपा नहीं है। जनता त्राहित रही है, जगह समस्याओं के अंबार है, गंदगियों का ढेर है। हमारे साथी पंकज त्रिपाठी जी दिख रहे हैं मुझे, तो उनके पीछे जो है गंदगी का ढेर है। तो ये समस्या आम है। नगर निकाय के चुनाव में ये जीत जरूर गए हैं नगर निगमों को बेईमानी के सहारे से, लेकिन जनता को ये दे रहे हैं केवल दर्द। मैं आपको छोटी सी तस्वीर और दिखा दूं। देखिए, ये आज के हिंदुस्तान में राजपुर चुंगी क्षेत्र आगरा में, आगरा का नक्शा है, ऐतिहासिक इमारत आगरा में, सुलहकुल की नगरी आगरा। राजपुर चुंगी क्षेत्र में आ रहा गंदा पानी। एक तरफ हमारे सांसद आगरा के कहते हैं, देखिए, हर घर जल और सड़कों पर बिछाया जाए, ये दावा है इनका। ये मीडिया को संबोधित करते हैं और स्थिति क्या है कि शाहगंज में आज भी नहीं मिला पानी। लगातार कई दिनों तक लोगों को जल नहीं मिला। ये समाचार पत्र डेली छाप रहे हैं और स्थिति ये है कि भय से भयावह स्थिति बन गई है, जहां गर्मी का प्रकोप है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। उस स्थिति में अगर लोगों को जल नहीं मिलेगा तो स्थिति क्या होगी? लोगों के कंठ सूख रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं और जहां
बांदा की जो स्थिति आप बता रहे हैं उसमें तो स्थिति यह है कि वहां लोगों की शादियां नहीं होती, लोग अपनी बेटियां देने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या। बिल्कुल। सरकार को चाहिए कि अपनी गलतियों को सुधारे, जब तक सत्ता में है तब तक जनता की सेवा करने का काम करें, अपनी जिम्मेदारी से मुंह न मोड़ें। और जिस तरह के इनके सांसद और विधायक और मंत्री दावे करते हैं वो दावे केवल खोखले हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, जिन गांव को गोद में लिया है क्या वो गोद में ही है या चलने लगे हैं? ये भाजपा के नेता बता। बिल्कुल, गोद लेने की भी बात निकलकर सामने आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन गांवों की जो तस्वीर है वो बदलती नजर नहीं आई। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं अनिल शर्मा जी को एक बात कहता हूं, जो ये राज्य सरकार के लिए कह रहे हैं वो न्याय संगत बात नहीं है। मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूं जी। हमारे रेवाड़ी से लेकर के बीकानेर तक 286 किलोमीटर है, सादलपुर से लेकर के जोधपुर 521 किलोमीटर है। उस पूरे खंड क्षेत्र में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है आज भी, जबकि मेरे को रिटायर हुए 9 साल हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो ग्रामीणों को पानी जो मिलता है ना जी, वो ग्रामीणों को पानी रेलवे की जो टंकियां बनी हुई है, अंडरग्राउंड टंकियां, उसमें रेल अपनी सप्लाई देती है डेली, एक दिन छोड़ के रेलवे सप्लाई देती है और वो टंकी फुल कर जाते हैं, जिससे गांव वालों को पानी मिलता है। वहीं रेलवे ने कुछ ऐसी व्यवस्था करी है कि जो बरसात का पानी होता है वो सारा इकट्ठा होकर के उस टंकी में जाता है और शुद्ध पानी रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देश आजाद हुए कितने साल हो गए, आप जो है भाजपा को दोष दो, आपका अधिकार है, आपकी राजनीति इसी बात से चलती है। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश आजाद हुए कितने साल हो गए और कांग्रेस ने कितने साल तक देश का दोहन। फिलहाल चंद्र प्रकाश, अगर सत्ता में जो काबिज है सवाल उसी से पूछा जाता है, क्योंकि जवाबदेही भी उसी की बनती है, चाहे पूर्व की सत्ता की बात करें चाहे प्रेजेंट की सत्ता की बात करें। तो इस पर अगर सवाल उठाया जा रहा है, बांदा की जो तस्वीर सामने आ रही है, दूषित जल पीने को लोग मजबूर हैं, तो सवाल उठाना जायज है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। विवेक पांडे जी, आपका रुख करेंगे। जो स्थिति बांदा की नजर आ रही है, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिजली, पानी, सड़क ये वादों में शुमार होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूरे पैनल को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा। सम्मानित पैनल यहाँ पे बैठा हुआ है, हमारे अनिल शर्मा जी है, आदरणीय मोहित पांडे जी है, आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी है, जो कि ग्राउंड से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात ये समझनी पड़ेगी कि मोदी चाहे सरकार किसी की, बुंदेलखंड हमेशा से सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट और बहुत बड़ा मिशन रहा है, जिसपे कि लगातार काम किया गया। हमारी सरकार रही तो भी किया गया, योगी की सरकार है, योगी सरकार भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या? मॉनिटरिंग की कमी। योगी सरकार बजट दे देगी, बजट देने से केवल आपके विकास कार्य जमीन पे नहीं दिखाई देंगे। सबसे बड़ी समस्या इस सरकार के लिए यह है, इस सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी है वो सरकार को नगण्य समझते हैं, शून्य समझते हैं। मुख्यमंत्री तो है, सामने जब रहेंगे तो कागजों पे विकास दिखा देंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आपके जैसे आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी कर रहे हैं, जब हकीकत की बात आती है तो हकीकत को ये सरकार स्वीकार नहीं करती है, और स्वीकार न करने के कारण फिर हट पे केवल और केवल जबरदस्ती थोपने का काम करती है विकास कार्यों को, जो कि मुझे लगता है कि इन्हीं का अपना माहौल उड़ा दिया। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अभी हमारे आदरणीय कांग्रेस प्रवक्ता जी ने जो बात उठाई कि बुंदेलखंड पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन की जो जंग जारी है, उसमें अप्रैल में 40 गांवों को पानी कालीन नगरी से युक्त बनाने की योजना बनाई गई थी, और 988 राजस्व गांव में एक भी गांव में पानी की आपूर्ति नहीं शुरू हुई। ये मैं कल पूर्वांचल की बात बता रहा हूँ, बुंदेलखंड तो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर योगी सरकार जो घर घर जल, घर घर नल की बात करती है, बुंदेलखंड के 4 जनपद में 123 परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं, जिस पर लगभग 22 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट सरकार द्वारा दिया गया है, और चित्रकूट धाम मंडल में ही 123 परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं जी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी परियोजनाएं 123 से अधिक परियोजनाएं अधूरी हैं, तो इनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? भाई 22 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट तो आपने दे दिया, लेकिन ये तो 22 का बजट है। 21, 20, 19, 18 के बजट जिसमें कि काम बजट पास हुए लेकिन काम नहीं हुए, उन बजट का बचा हुआ बकाया पैसा कहां गया? क्या आप कैरी फॉरवर्ड करके हर साल केवल बजट की राशि को दुगना करके दिखा देते हैं?
ये बात समझने वाली है कि सरकारों की स्थिति सबसे ज्यादा देखिए। चलिए मोहित जी ध्यान से सुनिएगा, इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या महज ये कागजी जो आंकड़ों में है वहीं पर सारी चीजें ठीक ठाक हैं, लेकिन धरातल पर जैसा कि हमारे संवाददाता ने जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की तो कुछ और ही नजर आई, तो उन दावों का क्या? कैसे आप हर घर जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा। आज डिबेट से पहले ही जो है मैं ये सोच के बैठा था कि मैं अगर कागजी आंकड़े दूंगा तो हमारे जो विपक्षी दल के मित्र हैं वो तुरंत कहेंगे कि कागजों में बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छे आंकड़े देने में भाजपाइयों का जवाब नहीं। तो मैं आज आंकड़ों से ऊपर हम लोग बात करते हैं जी। थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि मैं सबको बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा था। देखिए बुंदेलखंड में जो जल की समस्या है वो कोई दशकों की नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों की समस्या है। और मुख्य जो वाटर रिसोर्स हुआ करता था वो हम सब जानते हैं कि तालाबों के थ्रू जल की आपूर्ति और वो रहा करती थी जी। एक कहावत बुंदेलखंड में चला करती थी, धौरा तेरा पानी गजब करी जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। तो इतनी बड़ी समस्या कई वर्षों से कुछ वहां की ऐसी ही है। हाँ ऐसी ही रही है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं। और आप ये समझिए कि बुंदेलखंड को हमेशा उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। मोहित जी आपके पास वापस लौटेंगे, बीच में आपको रोक रहे हैं। प्रेम जी दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। प्रेम जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम जी। मैं बोल रहा हूँ कि जितना मीडिया पर ये लोग यूपी में खर्चा करते हैं, जल जीवन जल नल हर घर, इतना खर्चा अगर ये काम पे करते तो ये हो जाता। अभी बीजेपी के प्रवक्ता को आपने बोलने का मौका नहीं दिया, वो इसी चीज पर आ रहे थे कि 100 साल से है और हर चीज में बोलते हैं 70 साल का काम हमने 6 साल में कर दिया। तो 6 महीने में कर दीजिए साहब, आगे आने वाली तकलीफ ना हो इतना तो। चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ मोहित जी इसीलिए जुड़े हैं जवाब देने के लिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। गिरीश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी हम बोलें क्या? जी बिल्कुल बोलिए जी। हमारे मोहल्ले में एक भी नल नहीं लगा है, सालों हो गया है। अब बताइए कैसे क्या होगा? यहाँ पानी का कितना किल्लत है लोगों को। चलिए जिनके घर में वो बोरिंग लगी है बस उन्हीं को आराम है, बाकी तो बेचारों को बड़ी दिक्कत है भाई। चलिए समस्या है, इसीलिए आज हम इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी समस्या बताने के लिए। मोहित जी आपके पास वापस लौटेंगे, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। तो मैं कह रहा था कि कई वर्षों से दशकों से और जो है बुंदेलखंड को उपेक्षित रखा गया जी। और हमारे सपा से विवेक जी हैं और कांग्रेस से शर्मा जी भी हैं। स्पष्ट है, सबको पता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का केवल और केवल शोषण किया गया, अवैध खनन किया गया, तालाबों को माफियाओं ने पाट के और वहां पर जो है जमीन पर कब्जा किया। आज हमारी सरकार इस पर बहुत स्पष्ट रूप से खुले रूप से काम कर रही है, जबकि विपक्षी दल अच्छे उस काम का भी हमारा विरोध करते हैं। माफियाओं के कब्जे से हमने तालाब छुड़ाए हैं। और मैं आपको बताऊं कि कितने गंभीर हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका बुंदेलखंड से ही शुभारंभ किया। और सुनिए इसकी उपलब्धि भी आपको मैं बता रहा हूं, रिकॉर्ड है, हम लोगों ने 75 लाख से अधिक के नल कनेक्शन जनवरी में ही बुंदेलखंड में दे दिए थे। ये कोई झूठ नहीं है, ये किताबी आंकड़े नहीं है, ये सच्चाई है और ये एक नया रिकॉर्ड हुआ। और हम लोग जो भारत है उसमें टॉप 4 राज्यों में हम लोग शामिल थे। इस लेकिन फिर भी सर आप कह रहे हैं कि बहुत प्रयास बहुत बेहतर है, हम बीच में आपको टोक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी बुंदेलखंड के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां से ऐसी तस्वीर सामने आती है कि अभी भी पानी की किल्लत है। उसको दूर करने के लिए क्या कुछ प्रयास हैं आपके? हाँ सोनी जी, मैं वही आपको बता रहा हूं कि आप जरा कल्पना करिए, हर घर नल योजना, यानी आपको
टंकियां बनानी है, पाइपलाइन बिछानी है और हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे। ये एक महत्वाकांक्षी के साथ साथ आप समझिए ये कितनी बड़ी योजना है। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये अपने आप में बड़ा काम है। और आज की तारीख में 75 लाख जब जनवरी में थे मेरे पास, मुझे लगता है कि 1 करोड़ के आसपास ये संख्या पहुंचने वाली होगी। तो इतने बड़ी संख्या में जब हम हर घर में नल पहुंचा चुके हैं तो इसको छोटा नहीं कहा जा सकता इस काम को, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत समय से थी। तो उपलब्धियां भी हैं और धीरे धीरे हम इस समस्याओं को दूर कर रहे हैं। अब अगर आप जैसे तालाब की बात करिए, आप मतलब मैं जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे विपक्षी दल ये कहते हैं कि एक्सप्रेस वेज बना दिए, उसमें अब क्योंकि तारीफ करने का तो आदत है नहीं, तो कैसे तारीफ करें, तो बोल देते हैं कि अरे सड़कें तो बहुत अच्छी बना दी, लेकिन सड़कों से क्या होगा, क्या पानी की समस्या सुलझ जाएगी? मैं बता रहा हूँ कैसे सुलझ रही है। मैं स्वयं गया हूँ, आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर जब चलेंगे तो थोड़ी देर रुकिए और झांक करके पुल के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो क्या किया गया है कि आप जैसे बांदा से चित्रकूट जा रहे हैं उदाहरण के लिए, मैंने अपनी आंखों से स्वयं ये देखा है। तो वहां पर इस तरीके की हम लोगों ने तकनीक बनाई है कि जो वर्षा का जल है वो किनारे से नालियों से होता हुआ नीचे जब जाता है तो बड़े नाले में इकट्ठा होता है और आप स्वयं देख सकते हैं दोनों तरफ एक्सप्रेसवे के तालाब बने हुए ठीक है। सैकड़ों की संख्या में। आप जो उपलब्धियां बता रहे हैं हम इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है, आपका प्रयास बेहतर है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है। मोहित जी, बांदा की जो स्थिति है, बांदा की जो तस्वीर सामने आ रही है, पंकज त्रिपाठी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूषित पानी पीने को लोग यहां पर मजबूर हैं। आते हैं विवेक जी, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? और ऐसा नहीं है, अभी गर्मी है और गर्मी और चरम पर जाएगी और अभी ये हाल है तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा? एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं, दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। क्या इस तरीके से, किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है? मोहित जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, लेकिन अभी आपने शायद पंकज जी से पूछा था। नहीं, पंकज त्रिपाठी जी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया कि उन्होंने जमीनी हकीकत को टटोला है। आपने उपलब्धियां गिनाई सरकार की, लेकिन उन उपलब्धियों को, उन जो उपलब्धियां हैं या योजनाएं हैं जो बनाई गई हैं, तो उसका जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है, नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है दूषित पानी पी रहे हैं ये लोग। आप इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे? हाँ सोनी जी, बहुत नहीं अच्छी बात है। देखिए, मीडिया का तो काम है कि जहां पर समस्या है तो वहां पर जाना और उसको उठाना, लेकिन मेरा एक निवेदन ये भी है कि जिन लाखों घरों में नल पहुंचा है, जहां पर शुद्ध पेयजल पहुंचा है, एक बार वहां पर जाकर के भी सर्वे कर लिया जाए। किया है सर, हम अच्छाई भी दिखाते हैं, बुराई भी दिखाते हैं, निष्पक्ष काम है हमारा। हम किसी भी ना पक्ष का हम पक्ष करेंगे और ना विपक्ष का हम पक्ष लेंगे। हाँ, तो एक थोड़ा सा मैं इसको जो है हल्के फुल्के व्यंग से कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि सारी समस्याएं क्या आज तक किसी की सुलझ गई हैं? हम प्रयासरत हैं, बहुत बड़ी संख्या में समस्याएं सुलझाई हैं और मतलब हल्के फुल्के तौर पर समस्या उठाना सर हमारा काम है, क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को हम उठाते हैं और उसका समाधान देना आपका काम है, क्योंकि सत्ता पर आप काबिज हैं। हाँ, देखिए, अब इस बात पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि समस्याएं सुलझाना केवल सरकार का काम नहीं होता है। ये मतलब है, जिम्मेदारी है, लेकिन कितनी अच्छी बात हमारी सरकारों ने की है कि आपको पता है जो तालाब हम लोगों ने इधर विकसित किए हैं, लाखों की संख्या में तालाब हैं, हजारों में नहीं है। आप सर्वे करा लीजिएगा अपने पत्रकारों से और हमारे विपक्षी मित्र भी जाकर के देख लें, चाहेंगे तो हम साथ में चल के उनको दिखा देंगे। तो उन तालाबों पर, तालाब के साथ साथ हमने वहां पर प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया है और उन तालाबों मोहित जी, इसलिए हम, ठीक है, उपलब्धियां, आप अच्छाइयां उपलब्धियां गिना रहे हैं, आप कमियों पर बात करिए। इन कमियों की भरपाई कैसे की जाएगी, इन कमियों को पूरा कैसे किया जाएगा? हम वापस लौटेंगे आपके पास। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए गिरीश जी। जी हेलो, हम ये जानना चाहते हैं, ये गाँव का नाम फिर से बता दीजिए एक बार। बांदा का मामला है, बांदा जिला का मामला है। बांदा जिला है, गांव कौन है, तहसील कौन सी है इसकी? बछरावा। बछरावा तहसील है और गांव कौन सा है ये? बछरावा गांव है, राय दीजिए गिरीश जी। बछरावा गांव है, तहसील कौन सी है ये?
आप अपनी हेलो? राय दीजिए, समस्या पर राय दीजिए गिरीश जी। बांदा जिले के डीएम साहब से ये प्रार्थना है कि तत्काल प्रभाव से पानी के शुद्ध पानी के टैंकर पहुंचाएं गांव में और पीने के पानी की सुविधा तत्काल प्रभाव से कराएं। पानी पीने के लिए 1 घंटा भी आदमी इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए जीवन की रक्षा करें। इसके बाद सरकार से हमारा अनुरोध है कि अगर यहाँ पे टंकी बन सकती है तो शुक्रिया गिरीश जी जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक जनहित में चर्चा कर रहे हैं जल को लेकर, यानी कि पानी, शुद्ध पानी कैसे मुहैया हो सके, क्योंकि गर्मियां अपने चरम पर हैं और बांदा की जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं लेकिन वो ज़मीनी हकीकत में जाकर बदल जाते हैं। और हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं जो कुछ कहना चाह रहे थे। परियोजनाएं कई अधूरी हैं, इस बात का जिक्र विवेक जी आप पहले भी कर चुके हैं। और मुझे लगता है बहुत सारी स्कीम ऐसी रही हैं जो अधूरी हैं अभी भी सरकार की। इंडिया मार्का हैंडपंप को बंद कर दिया गया, जो हैंडपंप खराब हो जाते थे उनकी रीबोरिंग कराई जाती थी, लेकिन अब ये स्कीम ही बंद कर दी गई। देखिए, जब योगी सरकार आई थी सत्ता में जी, जब योगी सरकार 2018 में सत्ता में आती है तो उस समय 15,000 करोड़ एक्सप्रेसवे के लिए घोषित किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि 10,000 करोड़ घर घर शुद्ध पानी का एक जो टारगेट लेकर के ये चले, तो वो भी एक सोचने वाला विषय है। 18 में जब जैसे ही सत्ता में आए थे इन्होंने एक बहुत बड़ा मेगा बजट लाया जिसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 650 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। और उसके बाद 2020 में पुनः 15,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए और 2020 में बुंदेलखंड को 70,000 करोड़ का तोहफा दिया गया। 10,000 करोड़ शुद्ध पानी के लिए घोषित किया गया और 50,000 करोड़ का डिफेंस कॉरिडोर, एक इनकी सबसे ड्रीम योजना जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिफेंस से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं वो आके निवेश करेंगी, इस तरह की बातें बताई। मोहित जी ध्यान से सुनिएगा, इस बात का जवाब दीजिएगा जी। बिल्कुल, इतना पैसा देने के बाद अगर मैं सिर्फ ये आकलन कर लूं कि इन्होंने 2 बार जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए ही 650 करोड़ और उसमें एक बार आपने दिया है 70,000 करोड़ जी। तो मुझे लगता है इन्हीं दो को जोड़ दिया जाए तो ये दोनों अमाउंट जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो राशि है, जो इन्होंने लागत अंततोगत्वा बताई, उससे मैच नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं सीएजी जो है, टैग जो है, उसकी ऑडिटिंग भी इस पे बहुत जरूरी है। उससे भी बड़ी बात कहूंगा मैं कि 10,000 करोड़ रुपए जब आपने आवंटित कर दिए थे, यानी इसका मतलब स्पष्ट है, मॉनिटरिंग नहीं है। क्योंकि देखिए आदरणीय हमारे जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं भाजपा के, उन्होंने जिस तरह से उपलब्धि बताई, उनके जस्ट पहले कॉलर जुड़ा, उस कॉलर ने कहा कि 1.5 साल से तो उसके गांव में कोई नल नहीं लगा। 1.5 साल में उसके गांव में नल नहीं लगा। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के घर में, मेरे आपके घर में 1.5 साल से अगर पानी की व्यवस्था ना हो, पानी लाने की व्यवस्था ना हो, तो क्या स्थिति होगी, इसका आकलन करने की बात है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये एक बार जैसे कहीं पे उज्ज्वला में किसी को गैस दे दी गई, उनसे उसके बाद मतलब नहीं है उनको सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो कैसे घर चल रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदर्श राज्य स्थापित करने के लिए मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। मैंने इसलिए अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इसीलिए इस बात को मेंशन कर दिया था। अब देखिए हमारे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम आलोचना करते हैं, भाई विपक्ष में रह के आप क्या हमारे लिए रेड कार्पेट बिछाते थे क्या? मैं तो ये सवाल पूछूंगा। दूसरी बात, हम आलोचना नहीं कर रहे, मैंने तो स्पष्ट कर दिया था, ओपनिंग स्टेटमेंट ही मेरी ये थी कि सरकार तो बजट दे रही है लेकिन निचले स्तर तक पहुंच ही नहीं रहा है क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है। अधिकारी इनके बीच में जो बैठ करके सांठ-गांठ कर रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी तय करने की इनकी। चलिए मोहित जी इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या बजट का बंदरबाट किया जा रहा है? क्यों नहीं लाभ आम जनता तक पहुंच पा रहा है या उनको मिल पा रहा है? क्यों स्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं? छोड़िए, कॉलर ने कहा अभी। जी सोनी जी, मैं वही कह रहा था। आपने ये कहा कि आप उपलब्धियों को तो गिना रहे हैं लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आपके कॉलर्स के माध्यम से आप दिखा रहे हैं, तो कैसे होगा? अच्छा आप बताइए, मैं कैसे बताऊं कि समस्याओं का समाधान हो रहा है? अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी तस्वीर सामने नहीं आएगी मोहित जी। अगर समस्याएं नहीं होंगी तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी, क्योंकि हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहां पर आपने बहुत बेहतर काम किया है और दिखाते भी हैं। वही मैं कह रहा हूं, अगर आज आपके पास 10,000 लोग ये कहने वाले हैं कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो आज मेरे पास लाखों लोग ये कहने वाले हैं जो ये कहेंगे मेरी समस्या का समाधान हुआ है। यही तरीका होता है समस्याओं को सुलझाने का। और मैं ये मान रहा हूं, आप भी ये जान रही हैं, समस्या पुरानी है, सारी समस्या नहीं सुलझी है, ये तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं। लेकिन
पहले तो लाख के लाख लोग समस्या पुरानी है से क्या तात्पर्य है मोहित जी? जब समस्या काफी समय से है और काफी समय चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, और उसको हम सुधार रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं, पहले तो 1 लाख आदमी ये कहने को तैयार था कि समस्या है, आज उसमें 50,000, 60,000, 70,000 ये कह रहा है कि समस्या मेरी सुलझ चुकी है। बाकी जो बचा हुआ है वो काम हम जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे, ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और सारी समस्या नहीं सुलझी है इसको मैं स्वीकार कर चुका हूँ, पर हम समस्या सुलझाने के ओर हैं। मेन बात यह है कि पहले उस दिशा में काम होता ही नहीं था, बुंदेलखंड हमेशा उपेक्षित रहा, आज उपेक्षित नहीं है, आज हमारी प्राथमिकता पे है, काम हो रहा है। और जहां तक विषय आप कह रहे हैं कि रुपए के आवंटन का, तो आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार पर रुपए के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है। हमारे यहाँ पैसा आता है, एक एक पाई पाई का हिसाब है। हम अब आपको बताऊं, हर खेत तालाब योजना में लाखों तालाब बन गए हैं, आप देख सकते हैं जाकर के, और उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसान को सीधे पैसा मिला और उसको वो तालाब स्वयं बनाना था, और उन्होंने लोगों के सहयोग से, हम देखिए, हम संस्कृति से जोड़कर चलते हैं, और इस पूरे हर खेत तालाब को भी हमने संस्कृति से जोड़ा। आपने बीच में मुझे टोक दिया था, वो बात मुझे पूरी करने दीजिए। हम लोगों ने योजनाएं ये बनाई हैं कि जब तालाब बने तो वो तालाब एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में डेवलप हो, वहां प्लेटफॉर्म बनवा दिए गए हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं, आगे भी होंगे, तो उस जगह की महत्ता बढ़ेगी, क्योंकि तालाब कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आवश्यक है बुंदेलखंड के लिए, ये हमको समझ में आता है। और इसीलिए उस दिशा में हम हर तरीके से जनता को जोड़ते हुए जन आंदोलन बना करके हम काम कर रहे हैं। चलिए, संस्कृति हमारी धरोहर है, उसे सजोना अच्छी बात है और उसके लिए पहल करना अच्छी बात है, लेकिन जो जमीनी हकीकत सामने आ रही है उसे तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है मोहित जी। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये कह देने से, ये तो वही बात हुई, हम चाय पे चर्चा करते हैं, हम अब आप लोग टिफ़िन पर चर्चा कर रहे हैं, और उस टिफ़िन के चर्चा के दौरान जो जन समस्याएं सामने आएंगी उस पर चर्चा कैसे होगी और उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, जिसको लेकर हम जनहित में चर्चा करते हैं। अपने संवाददाता का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। अनिल जी, आपके पास आएंगे। जैसा कि कह रहे हैं हमारे मोहित जी कि जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, लगातार वो गिना रहे हैं, क्या लग रहा है, आप क्या भाप पा रहे हैं? पूर्व की खाई इतनी गहरी थी क्या जो अभी तक भर नहीं पाई है? अनम्यूट कर लीजिए सर। सोनी जी, खाई खोदने वाले खुद खाई पाटने का काम करने की बात कर रहे हैं। पिछली इनकी सरकारें रही, चाहे कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह रहे, रामप्रकाश गुप्ता रहे, तो ये सारी खाई तो पहले से खोद कर गए हैं। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, जितनी पुराने तालाबों पर शहरों के अंदर भू माफियाओं ने जो कब्जे किए, जो भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ कर नेता बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन पर कार्रवाई कर, हर घर जल की बात करते हैं, अमृत योजना की जल, देखिए हर घर जल अमृत योजना, ये केवल नाम देने से संस्कृति का बढ़ावा नहीं होने वाला है। जल निकासी जरूरी है, लेकिन जल निकासी नहीं होती है। समय पर हो सफाई, लेकिन सफाई नहीं मिलती है। पानी का ना भटके लोग, लेकिन पानी के लिए भटक रहे हैं। सीवर ना उभरे, लेकिन सीवर बन रही है। जगमगाती रहे सड़कें, लेकिन सड़कों पर अंधेरा रहता है। आखिर, और एक ये कहते कि निराश्रित गोवंश सड़कों पर ना टहले, लेकिन खुलेआम गोवंश सड़कों पर टहल रहे हैं। कई सारी योजना इस प्रकार की है, ये केवल बखान करने से काम चलने वाला नहीं है। ये केवल इतना बताते हैं कि नलों का जाल जो बिछाया है उनमें पानी कब, कंठ सूख रहे हैं गर्मी में, 2-2 दिन तक शहरी क्षेत्र में पानी नहीं, उनको पानी कब, जितनी भी समर लगी है, हेड पंप लगे हैं, उनकी रीबोरिंग कब। और रीबोरिंग बहुत आसान है, लेकिन ये चाहते हैं कि नई समर लगा दी जाए, नई व्यवस्था हो जाए। उसके साथ जो है इनके जो ठेकेदार है, चहेते, उनको लाभ मिलता है, जनता को लाभ कर उसमें है। जनता का कंठ सूख रहा है, जनता के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, जनता को गंदा पानी मिल रहा है। और ये केवल बुंदेलखंड में नहीं, केवल जिम्मेदारी बुंदेलखंड से पूरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी की बात है। और आगरा जैसे शहर में कई मोहल्ले, कई क्षेत्र ऐसे गिना दूं जहां लोगों को गंदा पानी और 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। ताजगंज जैसे क्षेत्र में जहां ताजमहल है, उस क्षेत्र में
2-2 किलोमीटर दूर से लोग अपने बाल्टियां भर भर के लाते हैं। अंग्रेज क्षेत्र विदेश, देश विदेशों के पर्यटक वहां आते हैं और एक बहुत गंदी छवि इस आगरा जनपद से लेकर जाते हैं उस उत्तर प्रदेश सरकार। आखिर उनकी समस्या का समाधान कर। बांदा जनपद देहात क्षेत्र में जो समस्या है वो समस्या किसी से छिपी हुई नहीं है। आखिर सिंचाई का पानी कब, नहरों में पानी नहीं, खेतों में पानी नहीं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, माता बहनें परेशान है और ऐसे परेशान सभी हैं। लेकिन हमारे जो सत्ताधारी हैं वो कहते हैं कि नहीं, पहले से स्थितियां बेहतर हैं, कोई भी समस्या नहीं है। अनिल जी आपके पास वापस लौटेंगे और इसी बात का जिक्र कुंडा के विधायक राजा भैया ने भी किया था और क्या कुछ कहा था उस दौरान वो पहले आपको सुना देते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। हर गांव में पानी की टंकी निर्माणाधीन है, जहां नहीं है वहां ये हो कि साहब जमीन चिन्हित की जा रही है, कुछ बन के तैयार हो गई हैं, कुछ बन रही हैं। बड़ा प्रचारित भी किया गया कि साहब अब हैंडपंप नहीं है, अब नल की टोंटी से आप सब लोगों को पानी पीने को मिलेगा। हम भी जानते हैं और यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि नल की टोंटी से गांव गांव घर घर पानी नहीं पहुंचाया जा सकता और अगर पहुंचाया भी जा सकता है तो कम से कम उसमें 10 वर्ष लग जाएंगे। अब हैंडपंपों की जो स्थिति है, इस बार हम सभी जानते हैं कि बारिश कम हुई है, सर्दी भी कम पड़ी है। आने वाला मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि भयंकर गर्मी पड़ेगी, पानी का स्टेटा नीचे जा रहा है और छोटे हैंडपंप पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। विशेषकर जो सूखे क्षेत्र हैं उनको तो विशेष प्रकोप इसका झेलना पड़ता है। जो हैंडपंप हम लोगों को मिलते थे वो हैंडपंप मिलना बंद हो गए हैं, ये कह करके कि अब पानी की टंकी से ही आप लोग जलपान करिए, पानी पीजिए। जो इंडिया मार्क 2 हैंडपंप खराब हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं, उनको रिबोर करने के लिए जो प्लान थे, कोई भी इंडिया मार्क का हैंडपंप रिबोर नहीं हो रहा है और सभी माननीय सदस्य से सहमत होंगे साहब। तो आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब तक घर घर टोंटी का नल, पानी की टोंटी नहीं लग जाती है, तब तक ये सुनिश्चित कराएं कि इंडिया मार्क हैंडपंप, इंडिया 2 मार्क का हैंडपंप जो हम लोगों को मिलता था वो यथावत मिलता रहे। पानी की किल्लत और पानी की हाहाकार जो मचने वाली है आने वाले दिनों में, उसके पहले आपका ध्यान आकर्षण, इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षण इधर कराना चाहता हूं। तो विधानसभा में इस मसले को उठाया था, कुंडा के विधायक राजा भैया ने उठाया और बावजूद इसके भी अभी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बात का जवाब मोहित जी से ले लेते हैं। मोहित जी आपके पास आएंगे, आखिर क्या वजह रही इस स्कीम को बंद करने की? हालांकि इस बात का जिक्र मैंने पहले ही किया कि इंडिया मार्क का हैंडपंप जो है वो क्यों बंद कर दिया गया, रिबोर भी नहीं कराया गया, जो ध्वस्त हो गए, आखिर क्यों, क्या वजह रही? और इसका जिक्र विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी किया। देखिए, जो आपने विधानसभा का वीडियो दिखाया और आपकी बात को जोड़ते हुए मैं बोल रहा हूं जी, तो मैं बातें कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो हमेशा समय से बेहतर, समय से पहले और उम्मीद से बेहतर काम करने के लिए प्रमाणिक रही हैं। केवल हमारी बयानबाजी नहीं है। आपको मैं बताऊं कि पूर्व वित्त मंत्री जी पी चिदम्बरम साहब का लोकसभा में एक बयान था, मतलब संसद में बयान था। उन्होंने जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे थे तो बड़ी हंसी उड़ाई थी कि अरे वो एक छोटा सा आदमी 7.5 रुपए का, मुझे स्पष्ट याद है, 7 रुपीज 50 पैसे बोला था कि क्या 7.5 रुपए का पेमेंट वो कैसे लेगा, पीओएस मशीन आप कैसे उपलब्ध कराएंगे? आज आपके सामने है। आज यूपीआई के माध्यम से आप सब्जी वाले को पेमेंट करते हैं और 1-1 रुपए का भी करते हैं, 50 पैसे का भी कर सकते हैं। तो हम समय से पहले और उम्मीद से बेहतर काम करते हैं। अब आ जाते हैं आपके हैंडपंप वाले बात के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि हम सब जानते हैं एक चीज होती है वाटर लेवल। हैंडपंप जो होता है उसमें बोरिंग की जाती है, अगर वाटर लेवल डाउन होता चला जाता है तो वो हैंडपंप काम नहीं करता है। आज हमने सबसे बड़ा प्रयास यही किया है और मैं आपको उपलब्धि बता रहा हूं, अपनी समस्या कैसे सुलझेगी वो उसमें शामिल है। आज हम वाटर लेवल को स्थिर रखने में कामयाब हो रहे हैं और केवल बुंदेलखंड नहीं, बाकी सब जगह भी। हमारे एक मित्र तो केवल आगरा में अटके हुए हैं
उनसे पूरे बुंदेलखंड की चर्चा हो रही है, वहाँ पूरे बुंदेलखंड की समस्याओं पर और वहाँ जो हुए समस्या का समाधान है और जो उपलब्धियां हैं उस पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। तो और मुझे लगता है मोहित जी, उपलब्धियों की बजाय अगर समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा, कुछ समाधान निकल आएगा। आप क्या चाहती हैं कि मैं जो आते हैं अनिल जी, आते हैं आपके पास, जो समस्याओं का समाधान कर दिया उस पर ना बोलूं, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए, लेकिन मेरा कहना ये है जो उपलब्धियां आपने गिनाई या जो योजनाएं आम जनता के हित में चलाई तो उन्हें तो पता है, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर काम कैसे कर रही हैं, क्या वाकई उनका बेनिफिट आम जनता को मिल पा रहा है, मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है, हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मॉनिटरिंग आप ये बताइए, आप उदाहरण देख लीजिए जी, जब सपा की सरकारें थी या बसपा की या कांग्रेस की, तो एक बार ये देख लीजिएगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो मंत्रीगण हैं वो जिलों में कितना विजिट करते थे, कितना जाते थे, तो आप पाएंगे एक एक जिले में शायद साल में एक बार और 5 साल में 5 बार मुख्यमंत्री जी का विजिट होता होगा। यहाँ आप देख लीजिए एक एक साल में 5-5, 10-10 विजिट काम के लिए ही हो रहे हैं। इतनी तगड़ी मॉनिटरिंग है। और पैसे को लेकर के आप ये देखिए एक एक पाई का हिसाब है, कोई दिन ऐसा नहीं बीतता। आप कह रहे हैं कि धरातल पर सारी स्थितियां ठीक है। आते हैं मोहित जी, मुझे समय औरों को भी देना है, अनिल जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जमीनी हकीकत जानने के लिए पंकज त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पंकज, देखा जाए आपने बहुत अच्छे से मुझे लगता है इस हकीकत को टटोलने की कोशिश की है। शिकायत के बावजूद जिलाधिकारी को शिकायत भी की गई, क्या समस्या नहीं है? बिल्कुल जिस तरीके से मोहित जी हमारे साथ बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, बेहतरी और प्रयास जो है इनके बेहतरी की तरफ के लिए, तो वो लग रहा है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, बता दीजिए जी। वास्तविकता क्या है? जैसा अभी मोहित जी ने जैसा आपकी अभी बताया कि उनके पास सारे रिकॉर्डों के तहत बोल रहे हैं, तो मोहित जी को मैं एक चीज बता दूं कि मैं ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग एक एक गली पे जाकर मैंने उस गांव में देखा है। आप सड़क माना की देख लीजिए, आप बिजली देख लीजिए, आप स्वास्थ्य देख लीजिए, आप शिक्षा देख लीजिए, यहाँ इस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ बिगड़ा हुआ है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पहली बात तो आपने ये कहा कि सब कुछ भी, आप तालाबों को ले लीजिए, तालाबों से कब्जे हट गए। आज भी मैं तालाबों को दिखा सकता हूँ कि यहाँ के तालाबों से कोई कब्जे नहीं हटते, उसी तरह बिल्कुल पड़े हुए हैं। और आप खनन ले लीजिए, जहां नदी के किनारे के गांव है सब, वहां खनन इतनी जोरों पर है कि खनन माफियाओं के ऊपर जिला प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, तो क्या बंद हो गया? आप बता दीजिए। मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करता हूं और मैं वहां की सच्चाई दिखाता हूं, जैसा कि आपके विजुअल में सीधा दिखाई दे रहा है कि पानी किस तरह का आ रहा है। वहां के ग्रामीण जो है कम से कम 2 सैकड़ा ग्रामीण बीमार हो गए, जिसमें 4-5 ग्रामीणों की मौतें भी हो गई। तो आप बताइए कहां से आपके पास कहां से आंकड़े आ गए? जी चलिए मोहित जी इस बात का जवाब दे दीजिए, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़े हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। सुरेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं मऊ से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेंद्र जी। जी सुरेंद्र जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद राय साझा कीजिए। सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है क्या? जी सुन पा रहे हैं। हाँ जी जी। वो जो बीजेपी के प्रभारी बोल रहे थे कि पिछली सरकारों ने ये किया वो किया, इनकी सरकार में देखिए बुंदेलखंड 7 दिन के बाद ध्वस्त हो गया, पूर्वांचल में खड्डे पड़ गए। इनके जो मंत्री हैं, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, वो रोड खोदते दिखे गए। तो भाजपा के राजभर के विधायक रोड खोदते दिखे गए। ये कितना बड़ा अच्छा काम करने वाले लोग हैं, यहाँ गाना आके गाते हैं टीवी पर कि ये काम वो काम, सारे अपने विधायकों को, अपने चहेतों को ठेका दे करके, अपने अवार्ड अध्यक्ष सबको ठेका दे करके लुटवा रहे हैं पूरे प्रदेश को। और टांकी की पानी की बात कर रहे हैं, जो टांकियां पड़ रही है ना जी, एक एक बिस्ता नीचे पानी वो पाइप डाल के छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो पाइप लगा के लटका दे रहे हैं, उससे कुछ बेनिफिट होना। महीना दिन के चालू होने के बाद महीना दिन के अंदर वो टांकी गिर जाएगी, आपको रिपोर्ट मिलेगा। और दूसरी बात बोल रही है, शुक्रिया सुरेंद्र जी। इनके सरकार में 9 बरस हो गया, एक एम्स बन रहा है गोरखपुर में, मैं वही मेरा डिस्ट्रिक्ट है मऊ, और अभी तक खाली ओपीडी चालू है।
वो पीढ़ी चालू है। ठीक है। इनके प्रधानमंत्री आज जो उद्घाटन किए थे। शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। मोहित जी, ये विपक्ष नहीं था, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, सवाल उठाना, लेकिन ये विपक्ष नहीं था, ये दर्शक थे जो इस समस्या को उठा रहे हैं। इस बात का जवाब दीजिए, इसके बाद अनिल जी का रुख करेंगे। हमारे विपक्षी दल भी कह रहे थे, दर्शक की बात भी मैंने सुनी और आपके संवाददाता को भी मैं सुन रहा था जी। तो आप ये समझिए कि जैसा अभी विपक्षी दल कह रहे थे कि गलत तरीके से काम हो रहा है, तो मेरा ये कहना है कि अभी उनके जो सेंटेंसेस थे ना, वो वाक्य रटे रटाए वाक्य जैसे नहीं विपक्ष को बोल देने चाहिए, वैसे थे। आप अगर विपक्ष हैं तो हम सत्ता में हैं, हमको आप सच का आईना दिखाइए। कैसे दिखाएंगे? जनता को साथ लीजिए, जन आंदोलन करिए। आपको लगता है कि हमारे नेता अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप जन आंदोलन क्यों नहीं करते? क्यों जनता आपके साथ नहीं है? आप बताइए ना। आप ऐसे फेक, मतलब ये ना कह दीजिए, वेग तरीके से ये भी कह देना कि हो रहा है। अरे आपकी आंखों के सामने हो रहा है, अगर आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो आप स्वीकार कैसे कर रहे हैं? आप जिन भी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ FIR कराइए, आप उनके खिलाफ जन आंदोलन करिए। FIR करने से कौन सा आप गिरफ्तारी करवा देते हैं सर? कैसी बातें कर रहे हैं विवेक जी? आप जन आंदोलन करिए, आप धरना करिए, आप तो कानून भी आम और खास में डिवाइड कर दिया जाता है विवेक जी। क्योंकि इनको ये पता है कि जनता देख रही है कि समस्या बड़ी। मैं जवाब दे दूं। मैं कह रहा हूँ सोनी जी, मैं तीसरी बार फिर कह रहा हूँ कि सारी समस्याएं नहीं सुलझी हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर समस्या सुलझी है और आगे बहुत जल्दी सुलझ जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए, उम्मीद यही थी कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, समस्याएं अभी भी हैं और आने वाले समय में सुधार की कोशिश रहेगी, ये अच्छी बात है, लेकिन कितना और समय लगेगा ये भी एक बड़ी बात है। विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इनकी बातों को तर्कों के साथ जरा स्पष्ट कर देता हूँ। इन्होंने एक सवाल उठाया कि हम सिर्फ कह रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं। आपकी बुंदेलखंड की परियोजना 14,850 करोड़ की है। पूरी परियोजना जो तैयार हुई है उसका अनुमानित लागत मूल्य आप ही की सरकार ने जारी किया और मैंने आपको अभी बताया था कि 2018 सीएजी जांच करेगी, आपने कह दिया ना भाई। मेरी बात आ जाए फिर बोल पड़े ना। आप समझ गए मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने पहले बताया था कि 2018 में आते ही आपने 650 करोड़ दिए थे और उसके बाद 15,000 करोड़, तो गुरु ये 350 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? अब आप सीएजी पे डाल देंगे कि सीएजी जांच करेगी उसकी। मानते हैं ना, लिपापोती तो हुई भाई। 14,850 करोड़, 15,000 करोड़ तो 20 में जारी कर दिए थे। 15,000 करोड़ तो आपने 20 में जारी कर दिया था, जिस बजट से आपका ये तैयार हो गया। तो 650 करोड़ कहाँ चला गया जो 2018 में जारी हुआ? का हिसाब है, RTI। अरे तो सुन लीजिए, मेरी बात आ जाए। बात सुन लीजिए मोहित जी, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हड़बड़ा क्यों जा रहे हैं? इसी तरह आपकी कई योजनाएं हैं जिसमें पैसा तो गया है लेकिन काम नहीं हुआ। अभी मैं गौशाला के मुद्दे पे आ जाऊंगा तो आप छोड़ दीजिए, भाग लेंगे डिबेट छोड़ करके। नहीं, वो मुद्दा है ही नहीं और कई बार इस पर डिबेट कर भी चुके हैं जी। मैं इसीलिए जा रहा हूँ कि आप किसी दिन बजट पे रख लीजिएगा, बजट पे कितना काम हुआ उससे भी बात हो जाएगी। मेरा सिर्फ ये कहना, अभी इन्होंने कहा कि विपक्ष जन आंदोलन करे। आप चाहते हैं कि सड़कों पे उग्रता दिखे? आप ये चाहते हैं कि अराजकता फैले? भाई हम तो शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात उठा रहे हैं, आपको इससे भी दिक्कत है। आप चाहते वही है जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था बिगड़े कहीं से भी। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी एक बार सिर्फ उतरे थे, घर से बाहर निकले थे पैदल जाने के लिए विधानसभा। आपकी हालत खराब हो गई थी, आपने पूरे IAS अपने जितने IPS थे खड़े कर दिए थे घर के बाहर। ये तो स्थिति आपकी है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में चमड़ी अगर पतली हो ना, तो मुझे लगता है आलोचना बर्दाश्त नहीं होती है। देखिए, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा संयम रखना पड़ता है। वो भाजपाइयों में है नहीं। देखिए ना, कल मोदी जी किस तरीके से पहुंच गए तुरंत फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन जंतर मंतर पे पहलवानों पे, देश की बेटियों को जब जमीन पे घसीटा गया तब मोदी जी कहीं ना दिखाई दिए, न सुनाई। मुद्दा नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि सरकार बजट दे रही है, मॉनिटरिंग ये नहीं कर सकते क्योंकि इनकी भी फाइलें उन्हीं अधिकारियों के पास दबी हुई है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये जमीनी हकीकत नजर आ रही है। अनिल जी, आपके पास आएंगे। हालांकि हमारे संवाददाता को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जो कह रहे हैं मोहित जी, हालांकि वो जमीनी हकीकत से मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा। खनन का भी जिक्र किया इन्होंने, कहा कई सारे तालाब जो हैं वो छुड़ाए गए, लेकिन अभी भी स्थितियां वैसी ही नजर आ रही हैं। इनके मंत्री 72 प्लॉट पे तो खुद कब्जा करके बैठ जाते हैं, ये क्या छुड़ाएंगे तालाब? जी, अनिल जी को बोल लेने दीजिए। विवेक जी। जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि
अभी हमारे, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे बीजेपी के मीडिया प्रभारी जी को, कम से कम जो इतनी जन समस्याओं के मामले में बीजेपी के प्रवक्ता मीडिया प्रभारी सब गायब होते थे, नजारत रहते थे, कम से कम आने का साहस तो किया है। एक छोटा सा सवाल है, 2014 में आपके चुनावी घोषणा पत्र में लंबे समय से लंबे सिंचाई परियोजना में प्राथमिकता के आधार पर पूरा करके सिंचित भूमि बढ़ाने का वायदा किया गया था, जिसमें टेलीग्राफ की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार नहरों के निर्माण और कमांड एरिया में डेवलपमेंट आदि से जुड़ी 99 परियोजनाओं में से 74 परियोजना अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। इसका क्या कारण है? क्या किसान हित को काम नहीं करना चाहते? चलिए, बहुत कम शब्दों में इसका जवाब दे दीजिए मोहित जी। हाँ, देखिए समय क्योंकि कम बचा है, लेकिन मेरे को बात तो अपनी करनी है। हमारे सपा वाले मित्र बड़े सौम्य रूप से बात कर रहे थे, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि क्या वो सपा के ही हैं, लेकिन फिर मैंने जो है कंफर्म किया स्क्रीन पर। तो लेकिन देखिए, अंत तक आते आते जब मैं बात करने लगा तो उन्होंने कह ही दिया कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर को जो है अगर विरोध करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। अरे भाई, लोकतांत्रिक ढंग से जब आपकी सरकारें थी हम विरोध करते थे, आप भी लोकतांत्रिक ढंग से करिए ना। ठीक है, आप अनिल जी की बात का जवाब दे दीजिए मोहित जी। नहीं, अब दोनों लोग उद्वेलित बहुत कम शब्दों में, समय कम है इसलिए। अभी आपने, हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि लोकतांत्रिक ढंग से आप विरोध करिए, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जनता देख रही है, तरक्की हो रही है, समस्या सुलझ रही है, तो जन आंदोलन के रूप में इसको ये खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जनता ही बता भी रही है कि अभी भी समस्याएं हैं मोहित जी, समय कम है, समय कम है, इसलिए चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम आपको पूरा मौका दिया जाएगा। हालांकि समस्याएं और जो ज़मीनी हकीकत है हमारे संवाददाता ने टटोली, और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो आज भी जो बड़े बड़े दावे और वादे हैं सरकार की तरफ से वो हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। जो बजट पास कराया जाता है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कराई जाती है, और इसी वजह से इन योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।